हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज है डे 12 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप सभी से पूछा था कि यूपी जीके के लिए मुझे कुछ चैनल्स बता देना, तो आप सभी ने काफ़ी सारे चैनल्स बताए थे। थैंक यू सो मच। और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप सभी के कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं और आप सभी के इन क्वेश्चंस का आंसर करना तो एक परंपरा सी बन चुकी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है आप सभी का कि दीदी आपके 10th और 12th में कितने मार्क्स थे और किस स्ट्रीम से आपने की थी 10th और 12th। अगर छठी से लेकर 9वीं तक की अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ अपनी क्लास में। लेकिन जब मैं 10th में आई थी तो 10th में मैं थर्ड आई थी अपनी क्लास में। और अगर 10th क्लास की मैं अपनी परसेंटेज की बात करूँ तो मेरे 85% नंबर आए थे 10th में। और जो दो लड़कियों के नंबर मुझसे ज़्यादा थे उनके 86% थे और मेरे 85% थे और मैं थर्ड आई थी। बट जिस टाइम पर हम 10th में थे ना, उस टाइम पर जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे थे 10th में, तो उन बच्चों को ना लैपटॉप दिया जा रहा था, तो उसमें मुझे भी लैपटॉप मिला था उस टाइम पर। और आई थिंक 10th तक तो ये होता है कि सभी के पास सेम ही सब्जेक्ट होते हैं, मतलब स्ट्रीम अलग अलग नहीं होती कि साइंस ले लिया आपने या मैथ्स ले लिया। सभी के पास एक जैसी चीज़ें होती हैं। आई थिंक 10th तक तो आपको सभी चीज़ें कंपलसरी होती हैं पढ़ना। तो जब मैं 10th में थर्ड आई थी तो मुझे थोड़ा बुरा सा लगा था, इस वजह से मैंने काफ़ी अच्छे से मेहनत की 11th और 12th में। तो फिर 11th में भी और 12th में भी मैं फ़र्स्ट आई हूँ अपनी क्लास में। तो मतलब 12th में तो मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 12th में मेरे 81% थे और फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ये मेन सब्जेक्ट थे मेरे। जो अलग अलग स्ट्रीम आपको चूज़ करनी होती है उसमें मेरे पास मैथ्स था। 12th में ही ना हमने डिसाइड कर लिया था कि हमें ग्रेजुएशन में बीएससी करनी है पीसीएम से। तो हमारा जो मतलब फ्रेंड सर्कल था उसमें हम सभी ने ग्रेजुएशन में बीएससी की थी। ग्रेजुएशन में मैंने बीएससी की थी पीसीएम से और इसमें मेरी परसेंटेज सिर्फ 68% ही बन पाई थी। और इसके बाद ग्रेजुएशन के बाद ही डिसाइड कर लिया था कि टीचिंग लाइन में जाना है, जिसके लिए मैंने अपना बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह दिया। और फिर मैंने बीएड के कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जिसमें बीएड मैंने अपनी कंप्लीट की 2 ईयर में। एकदम अच्छा बिंदास तरीके से पढ़ाई की हमने बीएड की। और बीएड में मेरे 79% मार्क्स आए थे। और बीएड के बाद तो मैं आप सभी को क्या ही बताएं, उसके बाद से तो मैं सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी पहले मैं, लेकिन टीचिंग एग्ज़ाम्स की वैकेंसी काफ़ी टाइम से नहीं आई है, इसलिए मैं अब यूपी पुलिस एग्ज़ाम की अपनी तैयारी कर रही हूँ। और इस टाइम तक अगर मैं बात करूँ तो घर का लगभग सारा काम कंप्लीट हो चुका था और सारा काम ख़त्म करने के बाद ही बैठती हूँ मैं पढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो आज है डे 12 ऑफ यूपी पुलिस प्रिपरेशन और आज हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं उसका कुछ स्टडी प्लान ये रहने वाला है। सबसे पहला सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज मैंने कुछ पत्र पत्रिका और उनके संपादकों के बारे में पढ़ा है। और अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा पत्र पत्रिकाएँ नहीं थी, ये सिर्फ 15 के आसपास थी। देखो, पत्र पत्रिका और उनके संपादकों के बारे में याद करना तो डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन इन सभी के टाइम पीरियड याद करना कि कौन सी पत्रिका या कौन सा पत्र किस टाइम में मतलब किस टाइम पर आया है, किस टाइम पर प्रकाशित हुआ है, ये थोड़ा याद करना डिफ़िकल्ट लगता है मुझे तो। इसके बाद हिंदी का सेकंड टॉपिक था हिंदी साहित्य के पुरस्कार वगैरह याद करना। तो इसमें मैंने कुछ पुरस्कार आज याद किए हैं, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गए, व्यास सम्मान हो गए, सरस्वती सम्मान हो गया और थोड़े बहुत ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर मैं बात करूँ तो ये तो ईजी है याद करना और मुझे कुछ पहले से भी याद है, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। बाकी अगर मैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करूँ तो क्योंकि ये बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 4-5 हैं, ये काफ़ी सारे हैं और इनका टाइम पीरियड याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है। इसलिए ये सभी पुरस्कार याद करना और उनका टाइम याद करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है, जिसकी वजह से हिंदी वाला पोर्शन थोड़ा टाइम ले लेता है। और इसके बाद तीसरा टॉपिक था लेखक और उनकी कृतियों के बारे में मैंने आज भी पढ़ा है। अब कुछ मिसलेनियस टाइप कृतियाँ बची हुई हैं मेरे पास याद करने के लिए, जैसे कि रागे राघव जी की याद किया मैंने, भगवती शरण वर्मा, नागार्जुन जी की, जयनेंद्र कुमार की, प्रताप नारायण मिश्र की, बाल मुकुंद गुप्त की। इस तरह से काफ़ी सारे थे, मतलब ये याद करने के लिए ऐसा नहीं था, ये शायद 25 से 30 के आसपास होंगे। बस हिंदी में यही चीज़ पढ़ी थी और मुझे लगता है इन चीज़ों को पढ़ने में भी मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि इन सभी का टाइम पीरियड याद करना, इन सभी के सन याद करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए हिंदी वाला पोर्शन थोड़ा सा टाइम टेकिंग था आज। और फिर उसके बाद मैंने जीके जीएस वाला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आज पढ़ा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, जिसमें मैंने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ा है कि कहाँ तक क्रस्ट होती है, किस पार्ट तक कोर होती है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा है और इन सभी पार्ट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे क्रस्ट की बात करो तो इसको सियोल बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसके बाद मैंने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ अर्थ, जिसमें स्थल मंडल के बारे में पढ़ा, दुर्बलता मंडल के बारे में, मध्य मंडल के बारे में और बोरी मंडल के बारे में।
और ये कि कितने कितने किलोमीटर तक होती हैं ये चारों परतें जो होती हैं कितने कितने किलोमीटर तक होती हैं। और जैसे कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत जो होती है उसको हम बोरीमंडल बोलते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं। जीके और जीएस में थर्ड टॉपिक मैंने पढ़ा था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत यानी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जिसमें मैंने पैंजिया पैंथालासा इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा और टैथिस सागर के बारे में पढ़ा। और इस थ्योरी में बताया गया है कि किस तरह से अंगारा लैंड बना और गोंडवाना लैंड बना, और पैंजिया जो था उस पर किस तरह से 3 फोर्स लगी और उस 3 फोर्स लगने की वजह से कैसे ये 7 महाद्वीप अलग अलग हो गए थे। और इसमें फोर्थ टॉपिक था प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। और अगर मैं बताऊं तो ये जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ें बताई गई हैं जो हमारी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वाली थ्योरी में बताई गई हैं। और इस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में यही बताया गया कि किस तरह से जो हमारी पृथ्वी के अंदर प्लेट होती हैं, जब वो प्लेटें जब मूवमेंट करती हैं तो उसकी वजह से जो जो चीज़ें होती हैं जैसे मैग्मा बाहर आता है, ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। बस यही सब चीज़ें पढ़ी थी इसके अंदर मैंने, और इस टाइम तक लगभग 12 बज चुके थे। और इसके बाद मैं जाने वाली हूँ नहाने के लिए, क्योंकि इस टाइम तक बैठते हुए यहाँ पर काफ़ी गर्मी लगने लगती है। और ना कराने के तुरंत बाद मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं बैठ गई थी, मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था आराम से, 1 घंटे के करीब मैं लेट गई थी। नींद तो आती नहीं है, बहुत ही कम आती है नींद तो इसलिए सोई तो मैं नहीं थी, बस ऐसे ही रेस्ट कर लिया था। और उसके बाद मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी, जिसमें सबसे पहले तो मैंने नवीन सर की क्लास लिया। इसमें जीएस की जो नवीन सर की क्लास चल रही है आरडब्ल्यू पर, सबसे पहले तो जीएस की मैंने वो क्लास की है। और सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है उसमें, वैसे तो सर बहुत अच्छी पढ़ाते हैं हिंदी भी, लेकिन उस क्लास में भी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि जैसे उस क्लास में 40 क्वेश्चन कराए जाते हैं, जैसे सर 40 क्वेश्चन कराते हैं और उन सभी को नोट्स बनाने में, उन सभी को लिखने में, वो 40 क्वेश्चन के अदर अगर मैं बात करूँ ना तो 40 क्वेश्चन तो होते ही हैं, उसके अदर इतने ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं कि उन सभी को नोट्स करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही क्लास के नोट्स बनाए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि अभी जो नेक्स्ट क्लासेस मैं लूँगी उनके मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, उनको सिर्फ मैं ऐसे ही पढ़ूँगी, बाकी जो चीज़ जो करेंगी वो मैं पीडीएफ से डाउनलोड कर लूँगी। क्योंकि इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम वो सभी चीज़ों को नोट्स भी कर सकें, क्योंकि वो क्लास ही खुद से 1.5 घंटे की होती है, 1.5 घंटे से भी ज़्यादा की क्लास होती है वो। और उसको नोट्स अगर हम बनाते हैं तो 2 घंटे से भी ज़्यादा लग जाता है उन सभी चीज़ों को नोट्स करने में। सो उससे बेहतर है कि जो हमें पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही है उसमें सभी वही चीज़ें हैं। इसलिए जीएस की जो नवीन सर की क्लास हो रही है इसमें मैंने एक क्लास के तो मैंने इसके नोट्स बनाए हैं प्रॉपर, लेकिन अब जितनी भी मैं क्लासेस लूँगी उनके मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वो सब चीज़ें मुझे पीडीएफ से मिल जाएंगी, वहाँ से मैं पढ़ लूँगी। बाकी पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान दूँगी, अगर नोट्स बनाने पर लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको जीएस वाली क्लास लेने के बाद मैंने पढ़ी थी यहाँ पर रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने एक प्रैक्टिस सेट लगाया जो आरडब्ल्यू पर चल रहा है सर का। और रीजनिंग वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैंने पढ़ा था मैथ्स। मैथ्स में मैंने प्रतिशतता वाले चैप्टर अपना पढ़ा था जो सर पढ़ा रहे हैं आरडब्ल्यू पर, वहीं से मैंने पढ़ा था। तो सर ने लास्ट वाला जो चैप्टर कराया है, तो अब ये प्रतिशतता वाला चैप्टर शायद कंप्लीट हो गया और अब जो नया चैप्टर शुरू होगा वो राहुल सर ही पढ़ाएंगे। और उसके बाद मैंने पाइप एंड सिस्टर्न की अपनी 2 क्लासेस ली थी जो आरडब्ल्यू पर राहुल तेवतिया सर ने कराई हुई है, इसी में जो री एग्ज़ाम में कराई हुई है वो वाली 2 क्लास ली थी। मैथ्स का ना ये वाला पार्ट मेरा रिवीजन चल रहा है यहाँ पर, तो अब जो है ना मैं एवरेज वाले चैप्टर पर पहुँच गई हूँ यहाँ पर। और कुछ टॉपिक्स हैं जिनमें मुझे प्रॉब्लम होती है, जिस टॉपिक्स के जिन क्वेश्चनों को करने में मुझे प्रॉब्लम होती है तो वो मैंने सभी लिख लिए हैं एक जगह पर, उनको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से करूँगी। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर हो गया, सीआई वाला चैप्टर हो गया। एवरेज के भी कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी आराम से हो जाते हैं, लेकिन कुछ थोड़े जो बड़े वाले होते हैं कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए एवरेज को भी मैंने लिखा हुआ है। और मिक्सचर और एलिगेशन वाला चैप्टर हो गया और ट्रेन एंड स्पीड वाला चैप्टर हो गया। ये 4-5 चैप्टर हैं जो मुझे थोड़ा और अच्छे से करने की ज़रूरत है। और हमारे कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर वीक है, कौन से टॉपिक्स हमारे वीक हैं, ये हमें चीज़ें सभी तब पता चलती हैं जब हम थोड़ी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। तो इसलिए आप सभी भी ना मैथ्स वगैरह की जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसकी प्रैक्टिस करते रहा करो। उसी से पता चलता है कि हमारे कौन से टॉपिक्स, किस चैप्टर के कौन से टॉपिक्स जो हैं वीक हैं, तो उन पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है ताकि अपना स्कोर थोड़ा बेहतर कर सकें। मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन कंप्लीट करने के बाद जब मैं बाहर आई तो लगभग 5 बज चुके थे इस टाइम तक। और बस मैथ्स रीजनिंग ये सारी चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने बीच में बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था और मैंने ये सारी चीज़ें लगातार पढ़ी थी। ऐसा नहीं था, मतलब जब मुझे लगता है कि थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत है, जब मैं थक जाती हूँ तो बीच में रेस्ट ले लेती हूँ 10-15 मिनट का। ऐसा नहीं है कि मैं लगातार 5 बजे तक पढ़ाई कर रही थी। तो यहाँ पर मैं बैठ गई थी फिर पढ़ाई करने के लिए, जहाँ पर मुझे अपने यूपी जी के वाला पार्ट कंप्लीट करना है। यूपी जी के वाले इस पार्ट में मैंने सबसे पहले तो यूपी के प्रमुख कारखाने याद किए हैं कि यूपी में किस ज़िले में कौन सा कारखाना आता है, इस तरह से चीज़ें याद की हैं। और इसका सेकंड पार्ट था कि यूपी का सामान्य परिचय,
जिसमें मैंने ये पढ़ा है कि किस सन में यूपी का नाम क्या क्या रहा है। जैसे कि 1836 के आसपास इसका नाम उत्तर पश्चिम प्रांत रहा है, और 1937 में संयुक्त प्रांत। इस तरह से मतलब बहुत सारे नाम रहे हैं यूपी के। तो ये सारी चीज़ें मैंने याद की कि किस सन में कि यूपी का क्या नाम था, और थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ा कि कब भाषा के आधार पर पुनर्गठन हुआ था, कब क्या क्या चीज़ें हुई थी, कि 1836 में इसकी राजधानी क्या थी, 1858 में इसकी राजधानी कौन सी बनी, 1921 में क्या हुआ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर सन के साथ मैंने याद किया। यूपी के सामान्य परीक्षा में ये सब चीज़ें थी। और फिर थोड़ा सा राज्य के पशु पक्षी वृक्ष पुष्प या चिन्ह क्या है यूपी के, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जान लिया था। हालांकि ये सारी चीज़ें मुझे पता था, और इसकी राजभाषा के बारे में कि यूपी की पहली राजभाषा कौन सी है। सो जब भी मैं राजकीय भाषा या इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पढ़ती हूँ तो मुझे हमेशा मैम की बताई हुई एक चीज़ याद आती है। जब मैम ने बताया था कि हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, सिर्फ राजभाषा है जो कि हिंदी है। और अगर शहर राज्य की भाषा की बात करें तो वो इंग्लिश है। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी की राजकीय भाषा हिंदी है, और सेकंड राजकीय भाषा जो है उर्दू है। यूपी जीके वाला टॉपिक भी कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं था ये। आज मैंने थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं इसमें। और इसके बाद मैंने पढ़ा था कि यूपी के नगर निगम कितने हैं, यूपी में मंडल कितने हैं, और यूपी में प्रथम क्या क्या चीज़ें रही हैं, जैसे कि पहले सीएम कौन रहे हैं, पहले राज्यपाल कौन रहे हैं, इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी। उसके बाद थोड़ा सा विधानसभा विधान परिषद में कितनी सीटें हैं, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। और दिल्ली एनसीआर के कौन कौन से ज़िले हैं, 8 ज़िलों को याद करना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं 8 ज़िले कौन से हैं जो दिल्ली एनसीआर के हैं। सो आप में से किस किस का ज़िला एनसीआर में आता है प्लीज़ कमेंट करना। और हाँ, मेरा भी आता है, मैं मेरठ से हूँ तो मेरा भी एनसीआर जिले में ही आता है। बस अपना यूपी जीके का ये वाला पार्ट कंप्लीट करने के बाद मैं थोड़ा सा घर के काम करा देती हूँ, जिसमें पेड़ पौधों में पानी डाल दिया था, और बाकी जो छोटे मोटे काम होता है वो कर देती हूँ। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि दीदी RW पर जो मॉक टेस्ट होता है उसमें स्कोर कैसे इंक्रीज़ करें। तो मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने से पहले जब मैंने मॉक टेस्ट दिए थे तो मेरे भी बहुत कम नंबर आ रहे थे। तो सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत है, उसके बाद आप अच्छे से मॉक टेस्ट देना। और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना, और उसके बाद मॉक टेस्ट देना। फिर देखते हैं कि कैसे नंबर नहीं बढ़ेंगे आपके। ऑफ कोर्स बढ़ेंगे, जब इतनी सारी तैयारी आप कर चुके होगे तो नंबर तो ज़रूर बढ़ेंगे। और इस टाइम पर यहाँ पर ना धूप नहीं आ रही होती है, तो इसलिए आराम से मैं वॉक कर लेती हूँ थोड़ी देर यहाँ पर। और इस टाइम पर ना थोड़ी हवा चलना शुरू हो गई है। दिन के टाइम ना काफ़ी ज़्यादा हवा चल रही होती है तेज़, बट ये लू नहीं है क्योंकि ये अभी गर्म नहीं होती है, तो नॉर्मल सी हवा होती है लेकिन चलती रहती है, जिसकी वजह से पूरे घर में गंदा हो रहा था। सो थोड़ा बहुत काम मैंने कर दिया था, बाद में मम्मी ने खाना बना दिया था, और इस टाइम तक लगभग इतना अंधेरा हो रहा था। इस टाइम पर ही हम खाना खा लेते हैं। और अगर आप सभी की स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो या कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।